So hello everyone, welcome to my channel Simplify with Aditi Jaya, and this is the part 3 of your geography chapter Lifelines of National Economy. In this part we'll be covering the two important means of transport, that is the waterways and the airways. Also, as I always say, that you will be needing your geography NCERT for this. In case you don't have it right now, I have provided a link to the geography NCERT in the description down below. Please check it, download it and keep it ready for this video. Let us get started. So अब जो waterways है, waterways are extremely advantageous. Waterways के बहुत सारे advantages हैं. The first one is कि waterways is the cheapest means of transport. सबसे सस्ता means of transport है waterways. It is extremely advantageous from that point of view. देन हमें बहुत बल्कि हैवी गुड्स कैरी करने हैं, लाइक बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, उनको कैरी करना है, ऑटोमोबाइल्स हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करना है. सो वाटरवेज एज द मोस्ट सूटेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्कि गुड्स. फिर waterways are also very fuel efficient and environment friendly. They are eco friendly, they don't harm the environment, and they are very fuel efficient also. So keeping all these points in mind, we say that waterways are extremely advantageous. थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये है कि वो जर्नी थोड़ी लंबी हो जाती है. It takes a lot of time. Sea journey takes a lot of time. But apart from that, all these are the major advantages of waterways. Then inland waterways भी होते हैं. Inland waterways वो हैं जिन्हें goods के transportation में यूज़ किया जाए within the country. एक सिटी से दूसरे सिटी तक जब goods को ट्रांसपोर्ट किया जाता है through waterways, उसको हम inland waterways कहते हैं. इंडिया में काफ़ी सारे इनलैंड वाटरवेज हैं. इंडिया में तकरीबन जो इनलैंड वाटरवेज की लेंथ है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 14,500 किलोमीटर्स, एंड दैट जस्टिफाइज कि इंडिया में कितना इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज रोल प्ले करते हैं. अब इंडिया में जैसे हमारे नेशनल हाईवेज हैं, आप लोग नेशनल हाईवेज डेफिनेटली सुने होंगे, लाइकवाइज नेशनल वाटरवेज भी होते हैं. सो देयर आर 5 वाटरवेज इन इंडिया जिनको नेशनल वाटरवे का स्टेटस दिया हुआ है. नेशनल वाटरवे 1 इज अ पार्ट ऑफ गंगा रिवर, जो कि हल्दिया और इलाहाबाद के बीच का जो गंगा का पार्ट है उसको हम नेशनल वाटरवे 1 कहते हैं. फिर हमारा जो नेशनल वाटरवे 2 है वो पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर के 2 टर्मिनल्स हैं हमारे, सदिया और धुबरी, दोनों की दोनों नॉर्थ ईस्ट में हैं. सदिया और धुबरी के बीच का जो पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर का स्ट्रेच है उसको नेशनल वाटरवे 2 कहा जाता है. फिर केरला का जो पूरा वेस्टर्न कोस्ट पे केनाल है, दैट हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल वाटरवे 3. ये गोदावरी रिवर और कृष्णा रिवर, जो कि हमारे पेनिनसुलर इंडिया के काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, उनके कुछ पोर्शंस को हम नेशनल वाटरवे 4 कहते हैं. एंड ब्राह्मणी और मताई रिवर के कुछ पोर्शन को नेशनल वाटरवे 5 का स्टेटस दिया गया है. सो दीज आर 5 मेजर नेशनल वाटरवेज इन इंडिया. अब ये तो इनलैंड वाटरवेज हैं ही. इसके अलावा इंडिया का जो पूरा कोस्ट है, चाहे वो ईस्टर्न कोस्ट हो या वेस्टर्न कोस्ट हो, इंडिया के कोस्ट पे बहुत सारे पोर्ट्स हैं. इसमें से 12 पोर्ट्स ऐसे हैं जिनको मेजर पोर्ट कहा जाता है, और इसके अलावा फिर बहुत सारे माइनर पोर्ट्स भी हैं. इस चैप्टर में हम केवल मेजर पोर्ट्स को ही डिस्कस करेंगे. ऑल्सो दीज 12 पोर्ट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारे पोर्ट्स आप लोग के मैप वर्क में आ सकते हैं. मैप वर्क में होगा कि हो सकता है आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि ये वाला पोर्ट मैप पे लोकेट करें, या हो सकता है उस पोर्ट का एक फीचर दे दें और कहीं कि ये वाले पोर्ट को आइडेंटिफाई करो इस फीचर की हेल्प से, एंड देन उसको मैप पे लोकेट करो. सो ये पोर्ट्स की मैंने पूरी एक लिस्ट यहाँ प्रोवाइड करी है. गो थ्रू इट वेरी थारोली, उसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, तो आपका पूरा जो पोर्ट्स वाला पोर्शन है, 12 पोर्ट्स वाला पोर्शन है, वो अच्छे से कवर हो जाएगा इफ़ यू फॉलो दिस लिस्ट. ऑल्सो ये जो पूरी पोर्ट्स की लिस्ट है ये एक पैटर्न में लिखी है. इसके जो फर्स्ट 6 पोर्ट्स है वो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट के पोर्ट्स है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. यानी कि अगर इस पूरी लिस्ट में कांडला सबसे पहले लिखा है, दैट मीन्स वेस्टर्न कोस्ट पे कांडला इज एट द टॉप, और क्योंकि 6th नंबर पे कोची लिखा है, दैट मीन्स वेस्टर्न कोस्ट पे कोची इज एट द बॉटम. तो अगर आप इसको लाइन से भी लर्न करेंगे तो आप लोग के लोकेशन लर्न करना और ईजी हो जाएगा, बिकॉज ऑल दी 6 पोर्ट्स आर रिटन इन द नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर. अब स्टार्टिंग में द कांडला पोर्ट, इंडिपेंडेंस से कुछ समय बाद ही कांडला पोर्ट को डेवलप कर दिया गया था. इंडिपेंडेंस से पहले मुंबई पोर्ट एग्जिस्ट करता था, बट क्योंकि मुंबई पोर्ट के थ्रू बहुत सारा ट्रेड होता था तो हमेशा कंजेस्टेड रहता था, तो उसके ट्रेड वॉल्यूम को रिड्यूस करने के लिए कांडला पोर्ट को वेस्टर्न कोस्ट पे सेट किया गया था, और ये एक टाइडल पोर्ट है. देन द नेक्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया इज द मुंबई पोर्ट. मुंबई पोर्ट इंडिपेंडेंस से पहले से एग्जिस्ट करता है, बहुत बड़ा पोर्ट है, बहुत स्पेशियस पोर्ट है, और इस पोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि उसका पूरा एक नेचुरल और वेल शेल्टर्ड हार्बर है. यानी नेचुरली ही वो उसकी कटिंग उस लैंड की ऐसी है, कोस्ट की ऐसी है कि नेचुरली हार्बर वहाँ पे बन गया है.
तो a lot of ships can be easily parked there. Ships को वहाँ पे easily park किया जा सकता है. Then a third port जो मुंबई पोर्ट से जस्ट लगा हुआ है वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को कंस्ट्रक्ट करने के पीछे भी मेजर रीजन यही था कि मुंबई पोर्ट पे जो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है ट्रेड का उसको रिड्यूस किया जा सके. सो बेसिकली जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो मुंबई पोर्ट के लिए एक हब भी प्रोवाइड करता है. द फोर्थ इंपॉर्टेंट पोर्ट इन इंडिया इज द मार्मगांव पोर्ट. मार्मगांव पोर्ट गोवा में है और ये इंडिया का मेन आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट है. इंडिया से जितनी भी आयरन ओर एक्सपोर्ट होती है उसमें से मैक्सिमम आयरन ओर ये मार्मगांव पोर्ट के थ्रू ही एक्सपोर्ट करी जाती है. एंड देन द फिफ्थ इंपॉर्टेंट पोर्ट इज द न्यू मैंगलोर पोर्ट. ये जहाँ न्यू मैंगलोर पोर्ट है उसके थोड़ा पास ही कुद्रेमुख माइंस सिचुएटेड है. सो कुद्रेमुख माइंस से एक्सट्रैक्शन करके जो आयरन ओर निकाली जाती है उस माइंस से आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने के लिए न्यू मैंगलोर पोर्ट को यूज किया जाता है. Then the sixth important port on the western coast is the Kochi port. ये इंडिया का completely south western port है और इसका भी एक natural harbour है. So all these six were the ports which were situated on the western coast of India. Then the next category of ports is वो ports जो इंडिया के eastern coast पे situated है. और अब जो list आपको दिखेगी that is from 7 to 12 वो south to north के order में है. पहले हमने कवर किया वेस्टर्न कोस्ट ऊपर से नीचे एंड अब हम कवर करेंगे ईस्टर्न कोस्ट जो कि है नीचे से ऊपर यानी साउथ टू नॉर्थ के ऑर्डर में. द फर्स्ट पोर्ट और द सदर्न मोस्ट पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऐसा कह सकते हैं इज द ट्यूटिकोरिन पोर्ट. बहुत ट्रेड हमारे यहाँ ट्यूटिकोरिन पोर्ट से होता है और हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं श्रीलंका मालदीव्स उनका भी काफ़ी सारा ट्रेड ट्यूटिकोरिन पोर्ट के थ्रू ही होता है. फिर ट्यूटिकोरिन के जस्ट थोड़ा सा ऊपर तमिलनाडु में ही हमारा दूसरा पोर्ट है जो कि है चेन्नई पोर्ट. चेन्नई पोर्ट इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट्स है. आर्टिफिशियल यानी कि जो नेचुरली सी कटिंग पोर्ट वाली नहीं थी तो उस लैंड को कन्वर्ट किया गया सो दैट इट इज़ मोर सूटेबल फॉर द पर्पस ऑफ अ पोर्ट. यहाँ से बहुत ट्रेड होता है और मुंबई के बाद द सेकेंड मोस्ट बिजिएस्ट पोर्ट या इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंपॉर्टेंस में है हमारा चेन्नई पोर्ट. चेन्नई पोर्ट से थोड़ा सा ऊपर हमारा नेक्स्ट पोर्ट आता है विशाखापट्टनम पोर्ट. विशाखापट्टनम को हम डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट कह सकते हैं. देन विशाखापट्टनम पोर्ट का ये वाला क्वेश्चन 1 मार्क में तो आ ही सकता है नॉर्मल वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कैटेगरी में, लेकिन इसके अलावा ये मैप क्वेश्चंस कैटेगरी में भी आ सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि आइडेंटिफाई एंड लोकेट द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट ऑफ इंडिया ऑन द मैप. देन विशाखापट्टनम के जस्ट ऊपर हमारा जो नेक्स्ट पोर्ट है वो है पारादीप पोर्ट जो कि उड़ीसा में सिचुएटेड है और काफ़ी हद तक आयरन ओर एक्सपोर्ट करने के लिए पारादीप पोर्ट को यूज़ किया जाता है. देन हमारे वेस्ट बंगाल में 2 पोर्ट्स हैं, एक तो है कोलकाता पोर्ट और एक है हल्दिया पोर्ट. कोलकाता पोर्ट एक इनलैंड रिवराइन पोर्ट है यानी एकदम कोस्ट पे नहीं है बल्कि जो रिवर है वो रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है. और जो हल्दिया पोर्ट है वो कोलकाता पोर्ट के जस्ट पास सिचुएटेड है. उसका मेन रीज़न ये था कि कोलकाता पोर्ट से काफ़ी ट्रेड होता था, बहुत बिजनेस एक्टिविटीज़ होती थी, तो कोलकाता पोर्ट पे से जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है उसको रिड्यूस करने के लिए फिर हल्दिया पोर्ट सेटअप किया गया. सो दीज आर द 12 मेजर पोर्ट्स दैट आर देयर इन इंडिया. Now read the first column of page 88 of your geography NCERT and then resume the video again. Finally, let's start with the last important means of transport, that is airways. अब एयरवेज की सबसे पहली एडवांटेज तो ये है इट इज़ द मोस्ट लग्जूरियस, मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. फिर एयर ट्रैवल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एयर ट्रैवल के कारण हर टाइप की टॉपोग्राफी को कवर किया जा सकता है, चाहे माउंटेन्स हो, प्लेट्यूज हो या प्लेन्स हो. इट हार्डली मैटर्स कि कौन सी टॉपोग्राफी है बिकॉज एयर ट्रैवल के थ्रू हर टाइप की टॉपोग्राफी, हर टाइप की फिजिकल फीचर को ओवरकम कर सकते हैं. देन इन केस ऑफ इंडिया हमारे यहाँ एयरवेज आर एक्सट्रीमली पॉपुलर इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट. नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है कंट्री का उसकी डाइसेक्टेड टॉपोग्राफी है, वहाँ पे फ्लड्स बहुत आती हैं, फॉरेस्ट बहुत डेंस है, फिर डेल्टाइक एरिया भी है. सो इन जनरल बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके कारण जो दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो इतने सक्सेसफुल वहाँ नहीं हो सकते. एयर ट्रैवल इज़ द ओनली पॉसिबल वे वहाँ पे रीच करने के लिए या अलग अलग एक्टिविटीज़ कैरी करने के लिए. अब बिकॉज एयर ट्रैवल इतना इकोनॉमिकल नहीं होता, इतना चीप नहीं होता, सो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के लिए हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी स्पेशल प्रोविजंस करे हुए हैं, सब्सिडीज प्रोवाइड करी हुई हैं जिससे कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में एयर ट्रैवल पॉसिबल हो सके. नाउ रीड टिल सेकंड कॉलम ऑफ पेज 88 ऑफ योर ज्योग्राफी NCERT. So that was it for this video. In the next and the last part of this video, we'll be covering the communication and trade aspect of the economy. If you like this video, please give it a big thumbs up. Share it with your friends.
If you haven't yet subscribed to my channel, please click here. For the complete playlist of this chapter, please click here. And for the next and the last part of this chapter, please click here.